हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अमेंडमेंट्स का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी, एग्जेम्पशन चैप्टर के अमेंडमेंट्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम अमेंडमेंट्स जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज थी बेटा, उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए वो देखेंगे। ठीक है, एंट्री नंबर 6, 7, 8, 9 ये चारों में भी बेटा एक सिमिलर अमेंडमेंट है। आरसीएम चैप्टर में भी जो हमने देखा था, आरसीएम की जो एंट्री नंबर 5 में अमेंडमेंट था, क्या यहाँ वर्ड्स थे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इनको रिमूव कर दिया गया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। सो एंट्री नंबर 6, 7, 8, 9 इनमें सिर्फ यही अमेंडमेंट है, बाकी एंट्री सेम है। ठीक है, तो अब क्या होगी यहाँ पे, ये सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है बेटा, सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसके आगे जो ये वर्ड्स थे ये स्ट्राइक ऑफ कर दिए। तो अब सारी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की यहाँ बात करता है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग था यहाँ पे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग था मतलब कि क्या, इसको एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया था, एग्जेम्पशन की एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया था। मतलब क्या, ये सर्विसेज टैक्सेबल होती थी और टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज थी, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज थी। अमेंडमेंट खाली इतना ही है, बट अगेन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमको कैसा करना है, इसको आरसीएम की एंट्री से लिंक करके एक बार पढ़ना है। सो यहाँ पे मैं मेन बुक ओपन करूंगी, हम मेन बुक से ही पढ़ेंगे यहाँ पे ये प्रोविजंस, और ये मेन बुक से हम समझेंगे एंट्री नंबर 6, 7, 8, 9 डिटेल में। ठीक है, सो सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एग्जेम्प्ट है। एक्सक्लूडिंग नीचे बाद में देखते हैं, अभी पहले क्या बात हुई, जो भी सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे यूनियन टेरिटरी, चाहे लोकल अथॉरिटी, क्या बोलते हैं भाई, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, एग्जेम्प्ट है। एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज मतलब क्या बात हुई, ये वाली सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन की एंट्री पढ़ रहे हैं, एग्जेम्पशन की एंट्री पढ़ रहे हैं। क्या बात हुई, ये जो सर्विसेज है इनको क्या किया, एग्जेम्पशन की लिस्ट से एक्सक्लूड किया, ए से डी को, ए से डी को। मतलब क्या बात हो गई, टैक्सेबल है क्या, हाँ जी टैक्सेबल है। कौन सी, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विसेज दे रहा है, बहुत सारी सर्विसेज देता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इस एंट्री में क्या बोल दिया, एग्जेम्पशन की लिस्ट से हटा दिया। मतलब क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। क्या, पहली सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेकेंड सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट। क्या बात हो रही है, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल की सर्विसेज, जो भी एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज है, इनसाइड या आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट। इनसाइड आउटसाइड क्या, प्रेजेंस ऑफ द पोर्ट या एयरपोर्ट, प्रेजेंस ऑफ द पोर्ट या एयरपोर्ट। क्या बात हो गई यहाँ पे, ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है। क्या बात हो गई यहाँ पे, एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विस है, इनसाइड हो चाहे आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ द एयरपोर्ट या एयरपोर्ट हो, तो वो जगह पे क्या बोल दिया, इसको टैक्सेबल हो गई। क्या बात है, ये एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विस होनी चाहिए, चाहे इनसाइड पोर्ट एयरपोर्ट हो या आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट रहे, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, गवर्नमेंट दे रहा है ये सर्विस, किसकी बात हो रही है बेटा, ये जो सारी सर्विसेज है जब गवर्नमेंट दे रहा है तब एग्जेम्पशन की बात हो रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट दे रहा है सर्विस किसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की, तो उसको यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया। क्या बोला भाई, टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 3 पॉइंट क्या पढ़े जो जो टैक्सेबल होने वाले, जब ये सर्विसेज हम गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड बात करें। फर्स्ट, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सेकेंड, सर्विस जो भी इन रिलेशन टू क्या रहेगी, एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पोर्ट या एयरपोर्ट, ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। तीसरी सर्विस अगर गवर्नमेंट कौन सी दे रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर का दे रहा है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब गुड्स या पैसेंजर के हमने जो दूसरी एंट्रीज पढ़ी थी उसमें कहीं कोई एग्जाम्पशन फॉलो हो रहा है तो बात अलग है। यहां क्या बात हो रही है, अगर गवर्नमेंट दे रहा है ये सर्विस यहां पे, तो इस एंट्री में क्या बात है कि भाई ये टैक्सेबल हो जाएगा। कोई और एग्जाम्पशन एंट्री पे वहां बेनिफिट मिलता है तो वो बात अलग है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट जो बाकी सर्विसेज देता है सब बेटा एग्जेम्प्ट होती है, ये 4 को हटा दिया यहां पे। एंड सर्विस अदर देन सर्विस अंडर ए टू सी अबव, मतलब ये ए टू सी को छोड़ दो, इसके अलावा कोई भी सर्विस हो प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। क्या बात हुई, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सर्विसेज, ए टू सी को छोड़ दो, ए टू सी तो अलग है, वो तो हमेशा ही टैक्सेबल रहेंगे।
ए टू, यहाँ पे अगर हम अभी टैक्सेबिलिटी की बात करें तो ए टू सी तो हमेशा ही टैक्सेबल रहेंगे, उनको तो एग्जेम्पशन से हटा दिया। डी पॉइंट ने क्या बोला, ए टू सी के अलावा अगर कोई भी सर्विसेज है और अगर बिजनेस एंटिटी को दी, ए टू सी के अलावा कोई भी सर्विसेज है और अगर वो बिजनेस एंटिटी को दी तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। ये देखो ए टू सी तो हमेशा ही टैक्सेबल है, ए टू सी तो हमेशा ही टैक्सेबल है, किसी को भी दो। इसके अलावा की कोई भी सर्विस जो है अगर बिजनेस एंटिटी को आप प्रोवाइड करते हो तो टैक्सेबल हो जाएगी, तो टैक्सेबल हो जाएगी। एक बार आरसीएम की एंट्री पे जाएंगे। देखो याद है आपको, हमने ये एंट्री पढ़ी थी। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। रिसिपिएंट कौन, बिजनेस एंटिटी। रिसिपिएंट कौन, बिजनेस एंटिटी। इन्होंने सर्विस दी अगर बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम। बिजनेस एंटिटी पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करती है बेटा अंडर आरसीएम। ठीक है, ये एंट्री में ये पढ़ा था। एक बार हम ये एंट्री पूरी देखेंगे। सप्लायर ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्या बात हुई, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करती है अंडर आरसीएम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब ये सर्विसेज आरसीएम में नहीं आती, यहाँ पे इस एंट्री में आरसीएम में नहीं आती। एंट्री नंबर 5 में कौन सी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद में एक एंट्री थी इससे रिलेटेड, वो देखेंगे। इसके 5A जो है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी छोड़ो। बाकी सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, वो तीनों सेम। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ठीक है, तो ये तीनों सर्विसेज क्या बोला, आरसीएम में नहीं आती, आरसीएम में नहीं आती, आरसीएम की एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या बात हुई थी, ये 3 एंट्री की बात कर रहे हैं अभी हम। यहां पे क्या हुआ था, एग्जेम्पशन की एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया था, हाँ कि नहीं। यहां एंट्री नंबर 6 में एग्जेम्पशन की एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया है कि भले गवर्नमेंट ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड करे ना जी, पर हम एग्जेम्पशन की एंट्री से एक्सक्लूड करते हैं। एग्जेम्पशन की एंट्री से एक्सक्लूड किया मतलब कि क्या, टैक्सेबल, टैक्सेबल। ठीक है, अब बात टैक्सेबल, इतनी दिमाग में शांति। आगे भाई, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल की फॉरवर्ड चार्ज में, तो उसके लिए रिवर्स चार्ज की एंट्री पे गए। रिवर्स चार्ज की एंट्री क्या बोलती है, एक्सक्लूड कर दिया हमने हमारी एंट्री से, हमने हमारी एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब कि क्या, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा भाई साहब। कोई चीज रिवर्स चार्ज में नहीं जाती तो कहां जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगी। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अभी ये 3 एंट्री की बात करेंगे, तो ये तीनों एंट्री क्या होगी, सिंपल याद रखना है, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। किसी को भी दो ना भाई, बिजनेस एंटिटी को दो, किसी को भी दो, या इंडिविजुअल को दो, कुछ भी करो तुम, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी ये तीनों चीजें। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री देखेंगे, फिर वापस रिवर्स चार्ज पे जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। क्या बात हो रही है, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, स्टेट गवर्नमेंट ही है, या यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करे विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। क्या बोला कि भाई गवर्नमेंट ने सर्विस दी है, बिजनेस एंटिटी को माना, परंतु वो बिजनेस एंटिटी कैसी है, वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर फॉर एग्जांपल पिछले साल में 2 लाख ही था एग्रीगेट टर्नओवर, उनको कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, एलिजिबल, वो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो गए। एग्रीगेट टर्नओवर उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं किया। अच्छा ऐसा हो गया, तो फिर तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि फिर वो एग्जेम्प्ट है भाई, बिजनेस एंटिटी है, छोटा सा बिजनेस कोई करता है, उसको गवर्नमेंट ने सर्विस दी, उसको गवर्नमेंट ने सर्विस दी, तो क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने कि अच्छा ठीक है, वो बिजनेस एंटिटी ऐसी है कि जो फिर क्या बोलते हैं, वो ही नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, वो क्यों है, बिजनेस एंटिटी छोटा सा 2-3 लाख रुपए का टर्नओवर वाला बिजनेस है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने अगर उनको सर्विस दी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्जेम्पशन की एंट्री पढ़ रहे हैं हम अभी। ठीक है, एग्जेम्पशन की एंट्री ने क्या बोला, 6 यहाँ पे एंट्री नंबर 7 ने क्या बोला कि भाई अगर आप बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हो, माना कि बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो, परंतु आप बिजनेस एंटिटी को कौन सी सर्विस दे रहे हो, यहाँ पे, यहाँ आप बिजनेस एंटिटी, उस बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में इतना बढ़ा ही नहीं कि उसको इस साल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हुआ ही नहीं।
तो उस केस में एग्जाम्प्ट है भाई। ऐसे बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे, कि उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी सर्विस। एक बात, एक और एडिशनल पॉइंट ऑफ एग्जाम्पशन आ गया कि वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी सर्विस। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंट्री इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ एंट्री शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग सर्विसेज। कौन सी? A to C, आइटम A B C ऑफ एंट्री 6 अबव, मतलब ये तीनों पे। ये तीनों में तो बॉस किसी भी केस में नहीं होता, ये तीनों हर केस में टैक्सेबल है, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज में। गांड बांध लो, यहाँ पे लिख दिया क्लियरली उन्होंने कि ये एंट्री के प्रोविजंस इनको नहीं लगते। किनको नहीं लगते? ये एंट्री के प्रोविजंस उनको नहीं लगते, A to C वालों को नहीं लगते, एंट्री 6 के A to C वालों को नहीं लगते। मतलब A to C की सर्विस, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कोई भी सर्विस दी, किसको सर्विस दी? यहाँ पे किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 लाख ही था, तो भी ये सर्विस टैक्सेबल रहेगी A to C वाली अंडर फॉरवर्ड चार्ज, A to C वाली अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इसके अलावा कोई भी सर्विस हो ना, अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी है, तो बिजनेस एंटिटी का अगर एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे थ्रेशोल्ड से कम है, तो उस केस में ये सर्विस टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, अब बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर फॉर एग्जांपल 50 लाख है, कोई भी सर्विस दी अदर देन A to C, तो क्या टैक्सेबल होगी? हाँ, अंडर रिवर्स चार्ज, अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। So for the purpose of this entry, it is hereby clarified that provision of this entry shall not be applicable to the following services A to C of entry 6 above, ये हमने देखा, and service by way of renting of immovable property. So renting of immovable property पे भी ये provisions नहीं लगेंगे, ये provisions नहीं लगेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट कर रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, किसको? बिजनेस एंटिटी को। अब एक बार एंट्री पे जाएंगे, देखो यहाँ पे 5A पढ़ा था हमने। सो ये बेटा किस में आती है? ये टैक्सेबल होती है, और ये आती है रिवर्स चार्ज में। किस केस में? सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अगर कोई पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एक्ट, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एक्ट, तो फिर ये सर्विस टैक्सेबल होती है अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। ठीक है, कौन दे रहा है सर्विस? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी। किसकी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी रेंटिंग की, तो वो सर्विस हमेशा टैक्सेबल कैसे होगी? अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। जनरली ये कभी भी गवर्नमेंट सर्विस देगी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बेटा बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, तो जनरली सामने वाला रजिस्टर्ड रहता है, ये प्रैक्टिकली हर जगह ये रजिस्टर्ड रहता ही है, और उस केस में ये टैक्सेबल कैसे हो जाती है? अंडर आरसीएम हो जाती है, अंडर आरसीएम हो जाती है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस दे रही है, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना गवर्नमेंट से पैसे लेगी, यहाँ पे टैक्स लेगी। क्या बात हो रही है? गवर्नमेंट दे रही है सर्विस, किसको? गवर्नमेंट को ही। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को दी, लोकल अथॉरिटी को दी, किसी ने भी किसी को भी सर्विस दिया, किसी ने भी किसी को भी सर्विस दिया, कोई भी सर्विस दिया, कोई भी सर्विस दिया, तो क्या? एग्जेप्ट है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को सर्विस दी, एग्जेप्ट। हाउएवर अगेन नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू A to C ऑफ एंट्री 6 अबव, मतलब ये इसमें नहीं अप्लाई होता। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी दी है, तो भी टैक्सेबल रहेगी भाई। ये तीनों को तो भूल ही जाओ, ये तीनों टैक्सेबल है, वो भी अंडर फॉरवर्ड चार्ज हमेशा, वो भी अंडर फॉरवर्ड चार्ज हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, वेयर कंसिडरेशन फॉर सर्विस डज नॉट एक्सीड 5000। कोई छोटी मोटी सर्विस दी गवर्नमेंट ने, छोटी मोटी सर्विस दी गवर्नमेंट ने 2000 की, 3000 की, जो भी 5000 तक के, 5000 से ज्यादा नहीं, डज नॉट एक्सीड 5000। तो जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सर्विस दी, किसको? किसी को भी दी, पर कितना अमाउंट है? 5000 तक है, 5000 तक है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। Nothing contained in this entry shall apply to service referred to in A to C of 6 above। A to C of 6 को तो छोड़ ही दो, अलग, वो तो हमेशा टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, हमको पता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने किसी को भी सर्विस दी बेटा, किसी को भी सर्विस दी, एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, किसी को भी सर्विस दी तो गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं, वो सर्विस हमेशा एग्जेम्प्ट है, वो सर्विस हमेशा एग्जेम्प्ट है। कौन सी? जो 5000 रुपए तक की। रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज कुछ देखने की जरूरत नहीं, 5000 तक की सर्विस है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है।
फर्दर इन केस वेयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में भी। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। द एग्जेम्पशन शैल अप्लाई ओनली वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो अगर यहाँ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस गवर्नमेंट मुझको दे रही है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है मेरा गवर्नमेंट के साथ में, मुझको दे रही है वो सर्विस, तो उस केस में वो 5,000 की लिमिट कैसे अप्लाई होगी? पूरे साल भर में वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर 5,000 से ज्यादा नहीं है तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज द सर्विस इज टैक्सेबल, अदरवाइज द सर्विस इज टैक्सेबल। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने मेरे को सर्विस दी है, 3,000 रुपए की सर्विस है, ठीक है, साल भर में फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सर्विस है, तो उस केस में क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी कि हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। सेकेंड, गवर्नमेंट ने मेरे को सर्विस दी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, साल भर में 6,000 रुपए, मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, रजिस्टर्ड हूँ अंडर जीएसटी एक्ट, तो क्या टैक्सेबल हो जाएगी? क्या? हाँ, पहले तो टैक्सेबल हो जाएगी, 5,000 से ज्यादा है, टैक्सेबल हो जाएगी 5,000 से ज्यादा। टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम, बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम। ठीक है, सर्विस फॉर एग्जांपल कितने की है? 3,000 रुपए की है, मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, रजिस्टर्ड हूँ अंडर जीएसटी एक्ट, क्या टैक्सेबल होगी? नहीं, एग्जेम्पशन एंट्री लग गई, एग्जेम्प्ट। पहले देखना है सर्विस टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट। सेकेंड स्टेप है आरसीएम पे करना है कि फॉरवर्ड चार्ज में। भाई किसी पे टैक्स होगा तभी तो आगे सोचेंगे आरसीएम है कि फॉरवर्ड चार्ज, आरसीएम है कि फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, तो ये एंट्री क्या बोलती है? गवर्नमेंट किसी को भी सर्विस दे, कंसिडरेशन 5,000 से कम है, इट डज नॉट एक्सीड 5,000, तो उस केस में वो सर्विस एग्जेम्प्ट है, चाहे वो किसी को भी दे, चाहे वो किसी को भी दे, रजिस्टर्ड पर्सन को भी दे, एग्जेम्प्ट है। बट ए टू सी ऑफ 6 एंट्री जो है हमारे, वो तीनों पॉइंट्स पे अप्लाई नहीं होता, वो तो हमेशा टैक्सेबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, आपको पता चल गया। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में लिमिट कैसे देखनी है? 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। आई होप इट इज क्लियर। सो ये जो सब सर्विसेज हुई बेटा, ये जो सब सर्विसेज हुई गवर्नमेंट से रिलेटेड, इंटर रिलेटेड है सर्विसेज, एक बार हम वापस से देखेंगे। एंट्री नंबर 6 ने क्या बोला? गवर्नमेंट सर्विस देना भाई, गवर्नमेंट सर्विस दे, यहाँ पे कोई भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट 4 एक्सेप्शंस रखे इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो ए टू सी एक पार्ट हो गया। ए टू सी क्या बोलता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस हो, चाहे सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल हो, इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट या एयरपोर्ट, या ट्रांसपोर्टेशन गुड्स है पैसेंजर, ये तीनों सर्विस की तो बात हो गई। ये भाई ये क्या है? ये एग्जेम्पशन की एंट्री से बाहर है, एग्जेम्पशन की एंट्री से बाहर है मतलब क्या है? टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। रिवर्स चार्ज की भी एंट्री से बाहर है, मतलब रिवर्स चार्ज में भी नहीं है, मतलब क्या बात आती है? सीधे टैक्सेबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये तीनों ए टू सी की क्या बात हुई? ए टू सी टैक्सेबल है, लिखना है तो बाजू में लिख लो, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ए टू सी। डी पॉइंट क्या बोलता है? कोई और सर्विस अगर गवर्नमेंट ने दी है, कोई और सर्विस अगर गवर्नमेंट ने दी है अदर देन ए टू सी और बिजनेस एंटिटी को दी है, तो वो भी टैक्सेबल होगी, वो भी टैक्सेबल होगी। ये किसने बोल दिया? एंट्री नंबर 6 ने बोल दी, एंट्री नंबर 6 ने बोल दी। ठीक है, पर एंट्री नंबर 7 की कंबाइंड रीडिंग करें तो एंट्री नंबर 7 क्या बोलती है कि भाई ये जो सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज है अदर देन ए टू सी, अगर आप किसको दे रहे हो? यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो, परंतु वो बिजनेस एंटिटी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, उसका रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस केस में सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो अब एंट्री नंबर 6, 7 और आरसीएम की एंट्री को कंबाइन में हम रीड करें तो बात क्या निकल के आती है? और एंट्री नंबर 9 भी साथ में। ठीक है, तो कंबाइंड रीडिंग में बात क्या निकल के आती है? दो बातें हम समझो आप यहाँ पे, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, तो पहले देखो क्या बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और रजिस्टर्ड है। अगर हाँ तो आरसीएम की एंट्री के हिसाब से टैक्स रिवर्स चार्ज में पे होगा। अगर बिजनेस एंटिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किस चीज की? रजिस्ट्रेशन लेने की, वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी एज पर एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7। उसके बाद एंट्री नंबर 9 को भी मैं साथ में पकड़ूं तो अगर बिजनेस एंटिटी को मैंने सर्विस दी है, बिजनेस एंटिटी को मैंने सर्विस दी है, वो रजिस्टर्ड भी है भले से, परंतु जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैंने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड भी, पर वो सर्विस का अमाउंट 200 रुपए था, 200 रुपए था, वो एग्जेम्प्ट हो गई। 5,000 रुपए तक के की सर्विसेज क्या है? एग्जेम्प्ट है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में वो 5,000 की लिमिट क्या देखनी? पूरी फाइनेंशियल ईयर की देखनी, पूरी फाइनेंशियल ईयर की देखनी है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी को जब सर्विस दे रहे हो तो आप एंट्री नंबर 6, 7 या 9 में फॉलो हो रहे हो क्या? आपको चेक करना है, आपको चेक करना है। 7 नंबर की एंट्री ने क्या बोली कि भाई बिजनेस एंटिटी को अगर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है तो फिर वो एंट्री एग्जेम्प्ट है, ए टू सी को नहीं अप्लाई होता वो,
एंट्री नंबर 6 के। और उसके अलावा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अप्लाई नहीं होता। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंट्री नंबर 5A है आरसीएम में। वो क्या बोलती है, अगर आपने यहाँ पे सर्विस दी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, लोकल अथॉरिटी हो, आपने सर्विस दी है, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी एक्ट उसको, तो ऑलवेज अंडर आरसीएम टैक्स पे किया जाएगा। सो ये सर्विसेज टैक्सेबल है और ये कहाँ पे टैक्स होगी, ऑलवेज अंडर आरसीएम। बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट रेंट करेगी, यहाँ पे बहुत लाखों का करोड़ों का अमाउंट होगा, तो सामने वाला जनरली रजिस्टर्ड ही रहेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, अंडर आरसीएम पे होगा, अंडर आरसीएम पे होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस देती है तो एग्जेम्प्ट है। अगेन ए टू सी में वो अप्लाई नहीं होता, ए टू सी इज ऑलवेज टैक्सेबल, ए टू सी इज ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। तो ये एंट्रीज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ऑल दैट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री नंबर 12, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। क्या बात हो रही, काय की सर्विस है भाई, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, फॉर यूज एज रेसिडेंस। कैसे काम में लेना है, यूज एज रेसिडेंस, कमर्शियल बात नहीं हो रही, क्या बात हो रही, रेसिडेंस के जैसे यूज करना है उसे। एक्सेप्ट वेयर सच रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो जनरली क्या बोल दिया भाई, आपने अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, आपने घर किसी को यहाँ पे रेंट किया है, क्यों, वो एज अ घर जैसे यूज करने वाला है, घर जैसे यूज करने वाला है, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है। तो रेंट पे आपने घर दिया, एग्जेम्प्ट है। परंतु वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो वो एग्जेम्पशन की एंट्री में नहीं आता। एग्जेम्पशन की एंट्री पढ़ रहे, वो एग्जेम्पशन की एंट्री में नहीं आता, तो वो किधर जाएगा भाई, वो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा तो क्या याद है, आरसीएम में पढ़ा था हमने, एंट्री 5AA है, ये आरसीएम का चैप्टर खोला मैंने। उस केस में क्या होगा, वो अगर टैक्सेबल होता है तो फिर वो आरसीएम में जाता है और आरसीएम में टैक्स पे करता है रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ काय की सर्विस है, एनी पर्सन, कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। क्या चीज है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, सर्विस काय की, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। तो टैक्स कौन पे करेगा, अंडर आरसीएम रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन पे टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। तो क्या बात हो रही है, सर्विस काय की है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, फॉर यूज एज रेसिडेंस, फॉर यूज एज रेसिडेंस, एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक्सेप्ट जहां पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसको यहाँ पे रेंट किया आपने, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को किया। सो अगर आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ करते हो क्या, रेंट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ताकि वो यूज कर सके एज रेसिडेंस, तो क्या टैक्सेबल होगी कि एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, क्लियरली लिखा है एग्जेम्पशन की एंट्री में, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस एग्जेम्प्ट, एक्सेप्ट वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रिलेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में क्या हो जाएगा भाई, टैक्सेबल। वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में क्या हो जाता है, टैक्सेबल। और फिर टैक्स कैसे पे करना है, अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, ठीक है। चलो ये हुआ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में खाली क्या अमेंडमेंट है यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था, यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट था, आपको ध्यान है, ये एंट्री नंबर 15 में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स एयर इन इकोनॉमिक क्लास। यहाँ पे पहले इकोनॉमिक क्लास वर्ड नहीं था, खाली इकोनॉमिक क्लास वर्ड ऐड कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं। तो पॉइंट ए क्या बोलता था, एयर इन इकोनॉमिक क्लास एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और एट बगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सो अगर आप यहाँ पे क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो, सो एयर इन इकोनॉमिक क्लास आपका अगर एयर ट्रैवल है, क्या हो रहा है, या एम्बार्क हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है इनमें से कोई एयरपोर्ट पे, एम्बार्क हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है इनमें से कोई एयरपोर्ट पे, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही अमेंडमेंट है इसमें, बाकी सब कुछ सही था, खाली एयर इन इकोनॉमी क्लास यहाँ पे वर्ड्स ऐड कर दिए। सो अगर एम्बार्क हो रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं इनमें से कोई एयरपोर्ट पे, तो उस केस में क्या बोल दिया इन्होंने, उस केस में क्लियर सिंपल सी बात ये बोल दी कि भाई ये एग्जेम्प्ट रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है एंट्री नंबर 15 में। नेक्स्ट एंट्री नंबर 20, सर्विस एक बार पढ़ लेंगे ये एंट्री पूरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल या वेसल,
रेल से, ट्रेन से या वेसल से यहाँ अगर ट्रांसपोर्टेशन होता था फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर, ये फॉलोइंग गुड्स, तो वो एग्जेम्प्ट होते थे, एग्जेम्प्ट होते थे, अभी भी एग्जेम्प्ट है। खाली इसमें डी पॉइंट था बेटा, रेलवे इक्विपमेंट्स मटेरियल, उसको हटा दिया है, एग्जेम्पशन उसका विड्रॉ कर दिया है, तो अब वो क्या रहेंगे, टैक्सेबल रहेंगे। किसकी बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल, ट्रेन से या वेसल से फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर आप ये फॉलोइंग गुड्स ले जाते हो तो एग्जेम्प्ट रहते हैं। कौन कौन से, सबसे पहली बात, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैप, कोई रिलीफ मटेरियल्स आप लेके जा रहे हो वो एग्जेम्प्ट रहेंगे, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जा रहे हो, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो रजिस्टर्ड है विद रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जीएसटी नहीं लगेगा। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, जीएसटी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन केसेस में क्या है भाई, जीएसटी नहीं लगने वाला है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। यहाँ रेलवे इक्विपमेंट मटेरियल था उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, अभी क्या रहेगा, वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल की बात हो रही है। नेक्स्ट, जीटीए, जो जीटीए सर्विस के केस में, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन गुड्स कैरेज ऑफ, सो जीटीए की सर्विस जो थी यहाँ पे जो देता था, जीटीए क्या देता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है। सो उस केस में क्या क्या एग्जेम्पशंस थे, ये सारे एग्जेम्पशंस थे, ये सारे एग्जेम्पशंस थे। तो उसमें बेटा बी पॉइंट और सी पॉइंट जो था उसको हटा दिया गया है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कई बार एग्जाम में आते थे, अभी भी आ सकते हैं, आपको ध्यान करना है कि अभी ये हटा दिया है। एग्जेम्पशन से, एंट्री से किसी को हटा दिया मतलब क्या, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या क्या एग्जेम्प्ट है पहले वो देखें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है। न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर एग्जेम्प्ट है। रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर एग्जेम्प्ट है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट है। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इन सब चीजों में पहले भी एग्जेम्पशन था, अभी भी एग्जेम्पशन है, पहले भी एग्जेम्पशन था, अभी भी एग्जेम्पशन है। खाली चेंज कहां पे आया है, चेंज दो आए। पहले था गुड्स जिसका कंसिडरेशन आपका ट्रांसपोर्टेशन का होना, कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपके जिसका कंसिडरेशन फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज 1500 से ज्यादा नहीं होता था तो वो एग्जेम्प्ट होता था। अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, 1200 हो, 1000 हो, 200 हो, टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। कोई यहाँ पे जो लिमिट थी यहाँ पे वो लिमिट हटा दी गई है। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स, ऑल सच गुड्स के केस में इन्होंने क्या बोला था पहले कि भाई अगर यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी, एक कंसाइनी के सारे गुड्स मिला के कंसिडरेशन यहाँ पे 750 से ज्यादा नहीं था तो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, एग्जेम्प्ट हुआ करता था। ये पहले की बातें थे, अब कोई यहाँ मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब 100 रुपए 200 रुपए का भी होगा तो टैक्सेबल होगा। ये मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, इसको ज्यादा डिटेल में हमको समझने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे अभी क्या कर दिए, हटा दिए। यहां से एग्जेम्पशन की एंट्री से हटा दिए मतलब क्या भाई, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एंट्री नंबर 20, 21 जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थी उसमें छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स आए, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब बस यही बचा है जो एग्जेम्प्ट है, क्या, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्या, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग। पहले नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर कैन, जैगरी, ये सारी चीजें हुआ करती थी, इन सबको हटा दिया है। अगेन एग्जेम्पशन की एंट्री से हटा दिया मतलब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्या एग्जेम्प्ट है, हमको क्या याद रखना है, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग की बात हो रही है, वेयरहाउसिंग की बात हो रही है या स्टोरेज की बात हो रही है, क्या, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चार चीज, दैट्स इट। सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनका स्टोरेज या वेयरहाउसिंग ही एग्जेम्प्ट है, इनका स्टोरेज या वेयरहाउसिंग ही एग्जेम्प्ट है। एंट्री 54 हमने पढ़ा था, क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड था बेटा, एग्रीकल्चर सर्विसेज डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारा एंट्री नंबर 54। इसमें एक पॉइंट हुआ करता था, सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पहले एग्जेम्प्ट था, अगेन इसको विड्रॉ कर दिया है, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या, फ्यूमिगेशन, वेयर हाउस में क्या हो रहा था, फ्यूमिगेशन की बात हो रही थी, जो सर्विस देता है क्या, फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस की ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वेयर हाउस में कहां की बात हो रही है, वेयर हाउस में जो फ्यूमिगेशन सर्विसेज थी पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, इसका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, अभी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। माइंड माय वर्ड्स, वेयर हाउस में अगर यहां पे कोई भी प्रोसेस एग्रीकल्चर फार्म में कैरी आउट होती थी पहले भी अभी भी, लाइक फ्यूमिगेशन, ठीक है, कोई प्रोसेस अगर एग्रीकल्चर फार्म में अगर कैरी आउट हो रही है वो अभी भी एग्जेम्प्ट है,
ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना। फ्यूमिगेशन एट एग्रीकल्चरल फार्म दिया है वो एग्जेम्प्ट है, फ्यूमिगेशन एट वेयर हाउस टैक्सेबल नाउ, टैक्सेबल नाउ क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशन हटा दिया, एग्जेम्पशन हटा दिया। बाकी एंट्री नंबर 54 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, एंट्री नंबर 54 बाकी एज इट इज हमने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 74 हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड जो था, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड था, हमने पढ़ा हुआ है, इसमें अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या था? सर्विस, सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। डिटेल में पढ़ा था ये सब कुछ। काय की सर्विस? हेल्थ केयर सर्विस। कौन दे रहा है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स। एग्जेम्प्ट थी, अभी भी एग्जेम्प्ट है, अभी भी एग्जेम्प्ट है। बट इसमें क्या बता दिया एक चीज, the entry shall not apply to service provided by clinical establishment, ठीक है, by way of providing room having charges of more than 5000 per day। क्या बोल दिया इन्होंने भाई? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, जिनके यहाँ पे जो रूम है उसके चार्जेस 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस, तो उस केस में एग्जेम्पशन नहीं लगेगा, मतलब कि उस केस में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। कहां पे? जहां पे रूम है, जहां पे रूम है जिसका यहाँ पे चार्जेस क्या है? 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा, तो उस केस में क्या बोल दिया इन्होंने भाई? टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एंट्री नंबर 74 सिंपल सी बात थी, क्या? हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स एग्जेम्प्ट थी, पहले भी अभी भी है। खाली एक कंडीशन क्या डाल दी अभी, कि अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो आप, अच्छा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो और आप वहां पे रूम जो आपके चार्जेस हैं वो 5000 से ज्यादा हैं, 5001 एंड अबव, 5001 यहाँ एंड अबव है, तो उस केस में क्या बोल दिया? एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा भाई, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी वही एंट्री है। सेकंड उसमें पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट कर रहे हैं एम्बुलेंस में, कोई भी भले चाहे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स ना हो ना, वो कर रहा है क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगी भाई? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो पहले भी था, अभी भी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस ऑलवेज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट एंट्री नंबर 80 देखेंगे। एंट्री नंबर 80 क्या बात करती है? ट्रेनिंग या कोचिंग की सर्विस एग्जेम्प्ट है। किस चीज की ट्रेनिंग या कोचिंग? पहली बात बोल दी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट कल्चर, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग एक्टिविटीज अगर आप दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट हो गई। सेकंड, स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज, ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर 12A और AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो वो भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सिंपल सी एंट्री है। नेक्स्ट 52A नई एंट्री इंसर्ट हुई है बेटा, देखेंगे। टूर ऑपरेटर सर्विस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो अगेन। टूर ऑपरेटर सर्विस, भाई मैं यहाँ पे टूर ऑपरेटर पैकेज वगैरह बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, टूर ऑपरेटर की सर्विसेज है मेरी। सो विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, भाई आधी इंडिया में हो रही है, आधी आउटसाइड इंडिया हो रही है। ठीक है, मैंने किसी का पैकेज बनाया कि भाई इंडिया का, दुबई का, नेपाल का, ऐसे एक कंबाइंड पैकेज दिया उसको 10 दिन का। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो सर्विस पार्टली इंडिया में हो रही है और पार्टली आउटसाइड इंडिया हो रही है, वहां की बात हो रही है। अभी कैलकुलेशंस कैसे होंगे देखेंगे, एग्जांपल्स है बहुत सारे, समझेंगे। टूर ऑपरेटर की सर्विस है जो कि पार्टली इंडिया में हो रहा है, पार्टली आउटसाइड इंडिया हो रहा है। सप्लाइड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट, किसको सप्लाई कर रहा है वो सर्विस? फॉरेन टूरिस्ट को। टूर ऑपरेटर सर्विस किसको दे रहा है? फॉरेन टूरिस्ट को। किस चीज से रिलेटेड है वो सर्विस? जो पार्टली इंडिया में परफॉर्म हो रही है, पार्टली आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हो रही है। किसको दे रहा है? बट फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। तो जो इंडिया के बाहर परफॉर्म हो रही है, जो इंडिया के बाहर परफॉर्म हो रही है, उसको क्या बोला? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, जो आउटसाइड इंडिया यहाँ पे हो रही है उसको क्या बोला? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किसकी? टूर ऑपरेटर की सर्विस। कौन सी सर्विस? जो पार्टली परफॉर्म हो रही है इंडिया में, पार्टली आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हो रही है। अगर फॉरेन टूरिस्ट को आप दे रहे हो तो जो पार्ट आपका इंडिया के बाहर परफॉर्म हुआ वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। However, value of tour operator service performed outside India कैसे निकालोगे? वैल्यू जो है वो कैसे निकालोगे? Shall be proportion of total consideration charge for entire tour, which is equal to proportion which number of days for which tour is performed outside India to the total number of days। ठीक है, तो जितने दिन, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 दिन की सर्विस है, 2 दिन इंडिया के बाहर दुबई का टूर है, 3 दिन इंडिया में टूर है, तो 2/5 जो रहेगा आपका, 2 दिन क्या था? दुबई का टूर था, तो जो भी आपने 2/5 है आपका वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2/5 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सो विच इज टूर परफॉर्म आउटसाइड इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्राइजिंग द टूर, और
50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द टूर विच एवर इज लेस, या 50% ऑफ टूर कंसिडरेशन विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है वो पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या एक तो बात हो गई कि भाई नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकाल लो, ठीक है। आपने क्या किया, 5 लाख रुपए चार्ज किया, 2 लाख रुपए दुबई के लिए था, 2 दिन दुबई के लिए था, 3 दिन इंडिया के लिए था, 5 लाख चार्ज किया, तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए एग्जाम्प्ट, और 5 लाख का 50%, 2.5 लाख, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स हैं और समझेगा। Further, in making above calculation, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as full days, full day, ठीक है। तो 12 घंटे से ज्यादा का जो समय रहेगा यहाँ पे, 12 या उससे ज्यादा का घंटे का समय रहेगा, उसको फुल डे माना जाएगा उधर। एंड एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेस देन 12 आवर्स शैल बी टेकन एज हाफ डे, और यहाँ पे अगर 12 घंटे से कम कहीं पे आता है तो वो क्या माना जाएगा, हाफ डे माना जाएगा। सो एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बट एग्जाम में पूछ सकते हैं। अ टूर ऑप, ये पहले नहीं थी सर्विस, नई नई आई है तो पूछने के चांसेस बनते हैं। अ टूर ऑपरेटर प्रोवाइड्स टूर ऑपरेटर सर्विस टू फॉरेन टूरिस्ट एज फॉलो, ठीक है। बट याद रखना है किसके लिए, ये एग्जाम्पशन जो बात हो रही है पूरी फॉरेन टूरिस्ट के लिए। 3 days इन इंडिया, 2 days इन नेपाल, कंसिडरेशन चार्जेस 1 लाख, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पशन आपका 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 days जो नेपाल गए थे, 2 डिवाइडेड बाय 5, और 50%, 1 लाख का 50%, 50,000, ठीक है। विच एवर इज लेस, तो 40,000 और 50,000, विच एवर इज लेस कम्स टू 40,000, विच एवर इज लेस कम्स टू 40,000, ठीक है। और जो फिर 1 लाख रुपए टोटल था, 40,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सो टैक्सेबल वैल्यू वुड बी 60,000, टैक्सेबल वैल्यू वुड बी 60,000, वेरी सिंपल। 2 days इन इंडिया, 3 days इन नेपाल, देन 1 लाख कंसिडरेशन है, तो 1 लाख इंटू 3/5 जो नेपाल के है वो एग्जाम्पशन वाला पार्ट हो गया। सो 1 लाख इंटू 3/5 कम्स टू 60,000, और 1 लाख का 50%, 50,000, विच एवर इज लेस, तो 50,000 वुड बी एग्जाम्प्ट, 50,000 वुड बी टैक्सेबल। देन 2.5 days इन इंडिया, 3 days इन नेपाल, 5.5 days का उनका टूर था, 1 लाख रुपए चार्ज किया। सो अगेन 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5.5, और 1 लाख का 50%, सो 54,545, और 50,000, विच एवर इज लेस कम्स टू 50,000, कम्स टू 50,000। सो किसकी सर्विस है, टूर ऑपरेटर की सर्विस है, जब फॉरेन टूरिस्ट को दे रहे हो, जो पार्टली इंडिया में परफॉर्म हो रही है, पार्टली आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हो रही है, तो उस केस में क्या बोला है, एग्जाम्पशन क्या होगा, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हो रहा है वो पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब उसके वैल्यू पे कैसे आओगे, सो वैल्यू वुड बी नंबर ऑफ डेज, जो भी प्रपोर्शन आ रहे हैं बाहर वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे टू टोटल नंबर ऑफ डेज, या 50% ऑफ जो भी कंसिडरेशन है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, ठीक है। 12 घंटे, यहाँ पे 12 घंटे या उससे ज्यादा का समय है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, उसको कंसिडर किया जाएगा एज फुल डे, एज फुल डे। और एनी ड्यूरेशन लेस देन 12 आवर्स वुड बी कंसिडर्ड एज हाफ डे, वुड बी कंसिडर्ड एज हाफ डे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशंस। बेटा ये सारी जो एंट्रीज हैं ये यहाँ पे पहले थी, अभी क्या कर दिया, इनको विड्रॉ कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया ये सारी एंट्रीज को, ठीक है। सो ये सब पहले एग्जाम थी, अब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट अब ये क्या हो गए, सब कुछ टैक्सेबल हो गए, तो ये सब आपको स्ट्राइक ऑफ करनी है आपके बुक से भी। सो सर्विस बाय होटल इन गेस्ट हाउस हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है, जिसका यहाँ पे क्या था 1000, और पर डे इक्विवेलेंट जो था यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ करता था, या आरबीआई सर्विस जो देती थी, आईआरडीए सर्विस देती थी, सेबी जो सर्विसेज देती थी, यहाँ पे लीजिंग ऑफ एसेट की सर्विसेज, देन लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल्स की सर्विसेज, जीएसटीएन की सर्विसेज, फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस की सर्विसेज, ये सब सब हटा दिया गया, सब हटा दिया गया, सब टैक्सेबल हो जाएगा। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, या सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोर ब्लड बैंक, जिस पे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन भी आया है, इसको भी हटा दिया है। या सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सारी सर्विसेज जो हमारी थी ये सारी चीजें हट गई है, विड्रॉ हो चुके, मतलब ये सर्विसेज क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपको बहुत ध्यान से एक बार लिस्ट देख लेनी है कि इसमें से कोई सर्विस एग्जाम में आए तो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब बहुत सारे छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस आए हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेयर कंसिडरेशन आर रिसीव्ड इन डेफर्ड पेमेंट एन्युटी, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रोड के कंस्ट्रक्शन की, रोड के कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। उसमें पैसा कैसे आ रहा है, पैसा आ रहा है डेफर्ड पेमेंट में एन्युटी से, ठीक है, एज एन्युटी आ रहा है यहाँ पे, डेफर्ड पेमेंट में पैसा आपका आ रहा है। तो बात यह है इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब एंट्री नंबर हमने 23A पढ़ा था, 23A पढ़ा था, याद है आपको क्या बात थी वहां,
It is important to note that NT23A exempt access to road और bridge. Access road और ब्रिज का जो आप लेते हो ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी वो एग्जाम था, ठीक है। हमने क्या लिया, एक्सेस लिया, रोड ब्रिज का पेमेंट ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी, बट इट डज नॉट कवर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्विस। कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं हुई है वहां पे। 23A क्या बोलता है यहाँ पे, एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी अगर है तो क्या हो गया भाई, वो सर्विस एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहां कहीं भी कंस्ट्रक्शन बोला क्या, नहीं कंफ्यूजन था, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन लाया और क्या बोला, इट इज क्लैरिफाइड दैट एंट्री 23A डज नॉट एग्जाम जीएसटी ऑन एन्यूटी डेफर्ड पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को कहीं भी 23A एड्रेस नहीं करता है, वो वहां एग्जाम नहीं होगा, वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा। छोटे छोटे बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आए बेटा, यहाँ पे इंडस्ट्री में डाउट होने के कारण हमने बस एक बार पढ़ लेना है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड। अब सेंट्रल और स्टेट बोर्ड जो सर्विसेज दे रहे हैं उन पे जीएसटी की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की आई, ठीक है। तो जीएसटी एग्जेम्प्ट बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किस चीज की, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की फॉर स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट करते हैं उसके लिए हमने एंट्री नंबर 66 पढ़ा था, वहां पे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट इंक्लूडिंग कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एग्जाम था ये। देयरफॉर जीएसटी विल नॉट अप्लाई टू एनी फीस और एनी अमाउंट चार्ज बाय सच बोर्ड्स फॉर कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर बात थी कि जो सेंट्रल स्टेट बोर्ड्स हैं यहाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की सर्विसेज जो दे रहे हैं उसके लिए जो भी पैसा आ रहा है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, उन सब से क्या है जीएसटी एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंट्री 66 में पढ़ा था। एक चीज और पढ़ी थी, इट इज जीएसटी इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट ऑन इनपुट सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सच एज ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज, result publication, printing of notification for examination, admit card, question paper when provided to such boards। तो ये जो इनपुट सर्विसेज भी जो इनको मिल रही थी वो किससे रिलेटेड थी भाई, उनका आउटपुट क्या है, ये कंडक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, एडमिशन वगैरह ये सारी चीजें, इनके लिए जो भी इनपुट सर्विसेज भी मिल रही थी बोर्ड को, उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है, उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है। अब बात आई कि कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। So GST is applicable to other services provided by such boards। वो बोर्ड जो दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बट उस पे जीएसटी लगेगा, उस पे जीएसटी लगेगा। ये एग्जामिनेशन वाला यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया था, बट ये जो बोर्ड है जो दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस पे जीएसटी लगेगा। जैसे प्रोवाइडिंग ऑफ एक्रेडिटेशन टू एन इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन दे रही है सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, या टू अ प्रोफेशनल so as to authorize them to provide their respective services, ठीक है, एक्रेडिटेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस फॉर FMGE स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह। तो ये जो एक्रेडिटेशन दे रहे हैं दूसरे बोर्ड्स को, दूसरे इंस्टीट्यूट को, उस केस में उस सर्विस के लिए जो भी पैसा ले रहे हैं वो टैक्सेबल रहेगा, वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। ये खुद एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी और इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन दिया, उसके अगेंस्ट जो भी पैसा ले रहे होंगे उस पे जीएसटी लगेगा, उन सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर इनके खुद के एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं वो तो एग्जाम था, पर जो भी पैसा ये एक्रेडिटेशन के लिए ले रहे हैं उस पे क्या रहेगा, वो टैक्सेबल रहेगा, उस पे जीएसटी लगेगा, उस पे जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर। क्या बात हो रही है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑफ मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर और पैडी इनटू राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन by state government under public distribution system, under public distribution system। तो अब इशू क्या आया बेटा, क्या composite supply of service by way of milling of wheat into wheat flour along with fortification by any person। fortification मतलब क्या होता है, adding of vitamins, minerals, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन करने के लिए। सो जो कंपोजिट सप्लाई है, मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू व्हीट फ्लोर या फोर्टिफिकेशन प्रोसेस टू अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट को आप दे रहे हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच व्हीट फ्लोर अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या वो एलिजिबल है एग्जाम्पशन के लिए 3A में। 3A वाली एंट्री हमने देखा था, कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स का वैल्यू नहीं होना चाहिए 25% से ज्यादा, तो क्या ये उसमें आएगा, क्यों, क्या ये उसमें आएगा क्या, ठीक है। सो 3A वाली एंट्री हमने पढ़ी थी, एक बार और पढ़ लेंगे, रिवीजन ही हो जाएगा। एंट्री 3A एग्जाम्स कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, composite supply of goods or services where supply of goods constitute not more than 25% of value of the composite supply, जहां पे supply of goods 25% से ज्यादा नहीं है। टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को अगर आप दे रहे हो ये सर्विस बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, जो भी फंक्शन इंटरेस्टेड है पंचायत को या म्युनिसिपैलिटी को,
ठीक है। सो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी बेटा वो स्पेसिफिकली यहाँ पे फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत में आती है। सो ये एंट्री 3A का एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आपका जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो 25% से ज्यादा नहीं है। सो एंट्री 3A वुड अप्लाई टू कंपोजिट सप्लाई ऑफ मिलिंग ऑफ व्हीट एंड फोर्टिफिकेशन देयरऑफ by miller or paddy into rice provided value of goods supplied in such composite supply, that is जो भी value of goods supplied in such composite supply मतलब कि goods used in fortification packing material and all does not exceed 25% of value of the composite supply, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो wheat है, जो आपका मिलिंग ऑफ व्हीट है, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो, ये इसमें क्या बात हो रही है, इसमें 3A की एंट्री अप्लाई होगी क्या? तो यह कंपोजिट सप्लाई है तो एंट्री अप्लाई होगी प्रोवाइडेड आपके गुड्स का वैल्यू अगर 25% से ज्यादा नहीं है तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। ये वाला एग्जेम्पशन जो क्लैरिफिकेशन है ऐसा कुछ काम का नहीं है बेटा, बस वही जो एंट्री है उसी को रिपीट कर दिया और गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, एक बार बस पढ़ लो। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू देयर अंडरटेकिंग और PSU बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन्स और लोन्स टेकन बाय देम। तो ऑलरेडी हमने देखा था 34A में वो एग्जेम था। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है अपनी अंडरटेकिंग को या PSU को बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन्स। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था इसमें, तो गवर्नमेंट ने बोला कि स्पेसिफिकली एकदम क्लियर बात है, ये एग्जेम्प्ट है 34A के अंडर। 34A एग्जाम सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी to their undertaking or PSU by way of guaranteeing loan taken by such undertaking PSU from banking company and financial institute। तो ये जो भी इनके PSU है, इन्होंने बैंकिंग कंपनी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिए, तो इनकी जो यहाँ पे जो है क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी कर दी, लोन गारंटी कर दी, तो वो गारंटी लोन की जो सर्विस है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। सो it is reiterated that guaranteeing of loan by state central government for their undertaking PSU specifically exempt। इसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत डाउट आया इंडस्ट्री में तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस लाई है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कोचिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड NGO अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। तो ये फ्री कोचिंग सर्विसेज इनको दे रहे थे, तो इस पे बात है कि भाई इस पे GST की टैक्सेबिलिटी की क्या बात होनी चाहिए। सो क्लैरिफिकेशन आया, फ्री कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड NGO अंडर सेंट्रल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। तो ये जो भी फ्री कोचिंग सर्विसेज दे रहे हैं, या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट या NGO वाले, किसके अंडर दे रहे हैं, ये स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के अंदर, जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है इज बोर्न बाय गवर्नमेंट टू कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ ग्रांट इन एड इज कवर्ड अंडर एंट्री 72, हेंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। सो इस पे जो पूरा का पूरा खर्चा है कौन बियर कर रही है बेटा, गवर्नमेंट बियर कर रही है। गवर्नमेंट बियर कर रही है तो उस केस में क्या बोल दिया गया है कि भाई ये एग्जेम्प्ट रहेगी, ये जो सर्विसेज है एग्जेम्प्ट रहेगी। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग GST ऑन ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजा, एंट्री 23 हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या एग्जेम्पशन होता है उसमें, एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, एक्सेस टू रोड और ब्रिज और पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। अब दो चीजों की बात थी, एक तो ओवरलोडिंग चार्जेस लगते हैं, उसको क्या माना जाएगा। सो इट हैज बीन क्लैरिफाइड कि जो ओवरलोडिंग चार्जेस हैं उनको भी टोल चार्जेस जैसा ही सेम ट्रीटमेंट दिया जाए। सेकंड, एडिशनल फीस कलेक्टेड फ्रॉम रोड यूजर्स नॉट हैविंग वैलिड फंक्शनल फास्टैग, नॉर्मली सच एडिशनल अमाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ टोल एंड मे बी गिवन सेम ट्रीटमेंट एज टोल। सो जो भी एडिशनल अमाउंट लेते हैं, जिसका भाई फास्टैग काम नहीं कर रहा है, उससे एडिशनल अमाउंट ले लिया, तो उस अमाउंट का क्या करना है, तो वो भी एज टोल ही मानो उसको। ठीक है, तो आप एक्सेस टू रोड और ब्रिज दे रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। सो ओवरलोडिंग चार्जेस भी एग्जेम्प्ट रहेगा, और सेकेंडली जो भी आप एडिशनल अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो वो भी रहेगा क्या, जो फास्टैग के केस में, तो वो भी क्या बोल दिया कि भाई वो भी एज अ टोल मान लो, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटीज हमने पढ़ा था। ठीक है, रेंटिंग ऑफ व्हीकल कहाँ पे, टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटीज को एग्जेम्प्ट कहाँ पे था, एंट्री नंबर 22 में। क्या बोलती है एंट्री नंबर 22, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। ठीक है, so ये गिविंग ऑन हायर के ऊपर क्लैरिफिकेशन आया बेटा। टू STU a motor vehicle meant to carry more than 12 passenger, या to a local authority and इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, तो क्या बोल दिया था, एग्जेम्प्ट रहेगा। अब क्या क्लैरिफिकेशन आया ये देखेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था।
इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन गिविंग ऑन हायर इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल। क्या बोला? गिविंग ऑन हायर में क्या आता है? रेंटिंग ऑफ व्हीकल आता है। गिविंग ऑन हायर में क्या आता है? रेंटिंग ऑफ व्हीकल आता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वेयर सेड व्हीकल्स आर रेंटेड और गिवन ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटी, सेट सर्विसेज आर एलिजिबल फॉर अवर एग्जम्पशन, ठीक है। तो जब भी आप व्हीकल को रेंट पे देते हैं, जब भी आप व्हीकल, गिविंग ऑन हायर का मतलब क्या होता है? रेंटिंग ही होता है। तो जब भी आप व्हीकल रेंट पे देते हो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को या लोकल अथॉरिटी को, एग्जेम्पशन लगता है, irrespective whether such vehicle are run on routes टाइमिंग डिसाइडेड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी। अब उसका रूट ट्रांसपोर्ट कोई भी डिसाइड करे ना, भले स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग डिसाइड करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रेंट पे दिया है यहाँ पे, ठीक है, रेंट पे दिया है, तो बिल्कुल ये एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होते हैं। and under the effective control of state transport undertaking, so routes timing state transport undertaking decide करे, control state transport undertaking का हो, which determines the rule of operation or plying of vehicle, सारी चीजें state transport undertaking ही भले डिसाइड कर रही है। बट अगर आपने उनको रेंट पे दिया है, आगे वो डिसाइड कर रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गिविंग ऑन हायर में आता है, गिविंग ऑन हायर में आता है। तो सिंपल सी बात है, गिविंग ऑन हायर में रेंटिंग ऑफ व्हीकल आता है, रेंटिंग ऑफ व्हीकल आता है टू स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आता है। और उस केस में एग्जेम्पशन ये है अप्लाई होगा, एंट्री नंबर 22 वाला एग्जेम्पशन अप्लाई होगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फीस चार्ज फॉर एंट्रेंस और फीस चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और एडमिशन और फॉर इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो हमने यहाँ पढ़ा था, देखो इशू क्या है, पहले ये देखेंगे कि जीएसटी लगना चाहिए क्या, किस पे? एप्लीकेशन फीस जो चार्ज कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या जो फीस चार्ज कर रहे हैं फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये सब चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, तो क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए क्या? किस किस की बात हुई? पहली बात पूछ रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जो भी लग रही है एंट्रेंस के लिए, फीस चार्ज कर रहे हो आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए, तो उस केस में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहे हैं, क्या जीएसटी लगना चाहिए या नहीं, सवाल ये है। So in this regard, it is stated that educational services supplied by educational institute to students are exempt from GST. Wide entry number 66 पढ़ा था हमने, एंट्री 66 का रेलेवेंट पोर्शन यहाँ दिया हुआ है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। किसको? एसएफएस को, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को। क्या बोला? एग्जेम्प्ट रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ये बात पहले भी हुई है। या सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट एंट्रेंस फीस ले रहे हैं, क्या बात हुई थी पहले? एग्जेम्प्ट रहेगा। तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस दे रहे हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं? कंडक्ट कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके अगेंस्ट एंट्रेंस फीस मिल रही है, क्या बोला भाई? एग्जेम्प्ट रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। Therefore, it can be seen that all services supplied by educational institute to its student are exempt. Student को कोई भी सर्विस दे exempt रहेगी। Consideration charged by educational institute by way of entrance fees for conduct of entrance examination भी exempt है। The exemption is wide enough to cover the amount or fees charged for admission, entrance or amount charged for application fees for entrance or fees charged from prospective students for eligibility certificate to them in process of entrance admission to educational institute। तो क्या भाई ये एंट्री बहुत वाइड है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को देता है एग्जेम्प्ट रहेगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी आपको कोई स्टूडेंट फीस पे कर रहा है, क्या बोला? एग्जेम्प्ट रहेगी। तो ये बहुत वाइड एंट्री है, सारी सर्विसेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को दे रहा है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। सर्विस सप्लाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ इशू ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू लिविंग और एक्स स्टूडेंट आर ऑल्सो कवर्ड बाय द एग्जेम्पशन। वो भी स्टूडेंट में ही आते हैं बेटा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी क्या दिया आपने? स्टूडेंट को दिया, उनसे कंसिडरेशन लिया, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। अकॉर्डिंगली सच एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो अगेन इंडस्ट्री में डाउट था, गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया कि भाई एंट्री में ऑलरेडी लिखा है, बहुत वाइड एंट्री है, ठीक है। तो क्या क्या सवाल थे यहाँ पे, लोगों को डाउट हो रहा था, एंट्रेंस फीस वगैरह वो तो एग्जेम्प्ट है ही, जो आप इशू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ले रहे हो या इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ले रहे हो, ये सभी पैसा तो आप क्यों ले रहे हो भाई? स्टूडेंट से ले रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो आप, अपनी सर्विसेज जो दे रहे हो उसके अगेंस्ट आप ये पैसा ले रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला एग्जेम्प्ट है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स।
रिटर्निंग फ्रॉम नेपाल भूटान आफ्टर डिलीवरी ऑफ ट्रांजिट कार्गो टू इंडिया, आफ्टर डिलीवरी ऑफ ट्रांजिट कार्गो टू इंडिया। हमने एंट्री 9 भी देखी थी, उसमें क्या बोल रहा था कि भाई क्या बात होती थी वहां पे, जो भी सर्विस एसोसिएटेड होती है, जो भी सर्विस एसोसिएटेड होती है ट्रांजिट कार्गो टू एंड फ्रॉम नेपाल एंड भूटान, टू एंड फ्रॉम नेपाल एंड भूटान, वो क्या बोला था, एग्जेम्प्ट रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे सवाल क्या आया कि भाई एम्प्टी कंटेनर आ रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी कंटेनर आ रहे हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया भाई उसमें भी एग्जेम्प्ट होगा, उसमें भी एग्जेम्प्ट होगा। देखेंगे इशू क्या था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स रिटर्निंग फ्रॉम नेपाल एंड भूटान टू इंडिया आफ्टर डिलीवरी ऑफ ट्रांजिट कार्गो। ट्रांजिट कार्गो डिलीवर करके एम्प्टी कंटेनर नेपाल भूटान से वापस इंडिया आ रहे हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन पे। एंट्री 9 भी क्या बोलती है, इट एग्जेम्प्ट्स जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस एसोसिएटेड विद transit cargo to Nepal and Bhutan. In this regard, it is clarified that exemption from entry 9B covers service associated with transit cargo both to and from Nepal and Bhutan. It is clarified that movement of empty containers from Nepal Bhutan after delivery is service associated with transit cargo. ये क्या है, एक सर्विस जो है ये associated with transit cargo है to Nepal and Bhutan and therefore it is covered by exemption. इसलिए ये exemption से exemption में covered है। तो अभी empty container भी वापस आ रहे हैं, उससे related transportation service पे भी क्या बात होगी, GST का exemption रहेगा, GST का exemption रहेगा। Next, clarification regarding applicability of GST on sanitization and conservation services supplied to army and other central state government department. So issue क्या है, taxability of sanitization and conservation services supplied to army and other central and state government। तो अब इसमें 3-4 अलग अलग पॉइंट्स है बेटा कंसिडरेशन के लिए, पहले वो समझो तो समझ में आएगी ये बात, ठीक है। एंट्री 3 और 3A से रिलेटेड है, एक्चुअली स्पीकिंग ये पूछ रहे हैं कि भाई एग्जेम्पशन वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो म्युनिसिपैलिटी हो गया, क्लैरिफिकेशन देखेंगे क्या आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लैरिफिकेशन में क्या आया, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, अदर लोकल अथॉरिटी सच एज कैटोनमेंट बोर्ड लिस्टेड इन दिस सेक्शन to carry out function entrusted to them under article 243W and 243G of the constitution respectively। तो म्युनिसिपैलिटी हो गए, पंचायत हो गए, लोकल अथॉरिटी हो गए, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं, जो भी फंक्शन इनको इंटरेस्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में 243W में 243G में, वो ये करते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड, function that may be entrusted to municipality पंचायत are listed on शेड्यूल 11 एंड 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा जो पंचायत को, म्युनिसिपैलिटी को फंक्शन इंटरेस्टेड है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, शेड्यूल 11, 12 कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 11, 12 में दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन लिस्टेड इन शेड्यूल 11 एंड 12। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी, ये भी परफॉर्म करते हैं जो फंक्शन शेड्यूल 11, 12 में दिए हुए, जैसे कि इरिगेशन से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, ये सारे फंक्शंस वो भी करते हैं। फिर ये एक पॉइंट हमने पर्टिकुलरली पढ़ा था सप्लाई वाले चैप्टर में कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी करती है इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड अंडर पंचायत अंडर 243G या म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W, उसको बोला गया है जब भी गवर्नमेंट ये काम करती है तो उसे क्या बोला गया, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर एग्जेम्पशन एंट्री 3 और 3A हमने पढ़ा था, ये देखो 3 और 3A याद है आपको। 3 किससे रिलेटेड थी, प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट, और 3A किससे रिलेटेड थी, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड, आपको याद हो तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। 3 क्या बोलती है, प्योर सर्विसेज, जो भी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे प्योर सर्विसेज दे रहे हो आप किसको, गवर्नमेंट को, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जेम्प्ट है, प्योर सर्विसेज जो गवर्नमेंट को दे रहे हो। और कंपोजिट सप्लाई भी एग्जेम्प्ट कब बोला है, जब भी गुड्स का वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर 243G या म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W, क्या बात हुई थी, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो प्योर सर्विसेज, कंपोजिट सर्विसेज ये हमने देखी थी। The exemption under entry 3 and 3A has been given on pure service and composite supply procured by central government, state government, union territory, local authority for performing the function, जो भी interested है पंचायत, म्युनिसिपैलिटी को, जैसे कि जो भी function interested है in 11th and 12th schedule of the constitution, 11th and 12th schedule of the constitution। So अब clarification क्या है ये याद रखना है आपको। It is clarified that if such services are procured by Indian Army or any other government ministry department which does not perform
function listed in 11th and 12th schedule in the manner as local authority does for general public, the same are not eligible for exemption under 3 and 3A. 3 and 3A में स्पेसिफिकली लिखा था फंक्शन इंटरेस्टेड जो भी है 243W या G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तभी एग्जेम्प्ट है. तो अगर ये सर्विसेज प्रोक्योर कर रही है यहाँ पे इंडियन आर्मी या कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो नहीं करती है, जो फंक्शन कहाँ है 11th और 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस केस में क्या बोल दिया है कि वो एलिजिबल नहीं रहेगा एग्जेम्पशन पे एज 3 एंड इन अंडर एंट्री 3 एंड 3A. अंडर एंट्री 3 एंड 3A तो क्या देखना है आपको, क्या वो फंक्शन कर रहे हैं, क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पे क्या बात हुई 11th और 12th शेड्यूल के, ठीक है. तो जो भी नहीं परफॉर्म करते 11th और 12th शेड्यूल के फंक्शंस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, तो उस केस में क्या बोल दिया कि भाई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. ठीक है बेटा, जस्ट एक एक बार रीड कर लेना है. इतना मुझको लगता नहीं क्लैरिफिकेशन पे आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कम चांसेस होते हैं क्लैरिफिकेशन पे जो चीज़ आपसे पूछी जाती है. ज़्यादातर की आपसे जो बड़े बड़े सेक्टर्स हमने पढ़े उनमें ही ज़्यादातर के आना है आपको. लीगल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, GT है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इन्हीं पे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. बैंकिंग हो गया, तो हमें वो सब पे ज़्यादा फोकस करना है. Clarification regarding applicability of GST on transport of minerals. Transport of mineral from mining pit head to railway siding, beneficiation plant by vehicle deployed with a driver for specific duration of time. For specific duration of time. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई. यहाँ पे सवाल क्या आया कि भाई क्या इसमें इसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस मानेंगे. एंट्री नंबर 18 जो हमने पढ़ी थी, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने यहाँ पे व्हीकल डिप्लॉय किया यहाँ पे ड्राइवर के साथ में, किस चीज के लिए, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए किया है कि भाई जो मिनरल्स है उसको माइनिंग पिट से क्या करो, रेलवे साइडिंग्स तक लेकर के जाओ, ठीक है, बेनिफिकेशन प्लांट तक लेके जाओ. तो सवाल ये आया क्या ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस में आएगा. तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया नहीं 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 नहीं, ये किसकी सर्विस है, रेंटिंग की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की नहीं है. ठीक है, समझेंगे, देखेंगे डिटेल में इशू क्लैरिफिकेशन. Whether transport of mineral within a mining area, say from mining pit head to railway siding beneficiation plant by vehicle deployed with driver for specific duration of time would be covered under entry 18, which exempts transportation of goods by road except by GTA. ठीक है, तो क्या ये कवर होगा, यहाँ पे ये बात हो रही है, क्या ये एंट्री नंबर 18 में आएगा, क्या ये एंट्री नंबर 18 में आएगा, क्या सवाल ये आया. सो क्लैरिफिकेशन, usually in such cases vehicles such as tipper, dumper, loader, trucks are given on hire to mining lease operator. ठीक है, तो इन जनरली इन केसेस में क्या होता है, कौन से व्हीकल होते हैं जैसे कि टिप्पर्स, डंपर्स, लोडर्स, ट्रक्स, ये जो होते हैं ये हायर पे दिए जाते हैं. किसको, लीज ऑपरेटर को, माइनिंग लीज ऑपरेटर को ये दिए जाते हैं. एक्सपेंसेस फॉर फ्यूल आर जनरली बोर्न बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यहाँ पे खर्चे बियर करता है. Vehicle with driver are at the disposal of the mining lease operator for transport of minerals within the mine area. तो जो माइनिंग लीज ऑपरेटर है उसके पास में होता है, उसके डिस्पोजल पे होता है, वो डिसाइड करता है यहाँ पे. ठीक है, एज पर इज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सच सर्विसेज आर नथिंग बट रेंटल सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल विद ऑपरेटर. उसको क्या बोले जाएगा, रेंटल सर्विस है वो. ठीक है, वो जो व्हीकल है वो किसके डिस्पोजल पे, माइनिंग लीज ऑपरेटर के डिस्पोजल पे है. ठीक है, वो सर्विसेज को क्या बोला जाएगा, रेंटल सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल विद ऑपरेटर. द पर्सन हु टेक्स द व्हीकल ऑन रेंट डिफाइंस how and when the vehicle will be operated, determine schedules, routes and other operational considerations. तो जो भी हाई रेंट पे लेता है बेटा, जो भी रेंट पे लेता है वो डिसाइड करता है सारी चीजें कि व्हीकल यहाँ पे किस तरीके से ऑपरेट होगा, शेड्यूल्स एंड ऑल एवरीथिंग कौन डिटरमाइन करता है यहाँ पे, जो यहाँ पे रेंट पे लेता है वो डिफाइन करता है, जो रेंट पे लेता है वो डिफाइन करता है. ठीक है, रेंटल सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा, ये रेंटल सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा. भाई जो रेंट पे ले रहा है वो डिसाइड कर रहा है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है. रेंटिंग सर्विस में बिल्कुल मैंने व्हीकल रेंट पे लिया, मैं डिसाइड करूंगा उसको कैसे यूज करना है. द पर्सन हु गिव्स द व्हीकल ऑन रेंट विद ऑपरेटर कैन नॉट बी सेड टू बी सप्लाइंग द सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. जो यहाँ व्हीकल रेंट पे दे रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस नहीं दे रहा, उसने अपना व्हीकल रेंट पे दे दिया. आगे वाला जो है वो जिसने रेंट पे लिया वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है, कैसे यूज करना है व्हीकल को. Accordingly, it is clarified that such renting of trucks and other freight vehicle with driver for a period of time is a service of renting of transport vehicle with operator and not service of transportation of the goods by road. तो इसको exemption नहीं मिलेगा एंट्री नंबर 18 का. ठीक है, उससे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कौन डिसाइड कर रहा है, भाई जिसने व्हीकल रेंट पे लिया है वो डिसाइड कर रहा है. आपने खाली ड्राइवर के साथ व्हीकल दे दिया है, आपने खाली ड्राइवर के साथ व्हीकल दे दिया है, आप वहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस नहीं दे रहे हो.
कौन डिसीजन मेकर कौन है यहाँ पे, जिसने व्हीकल रेंट पे लिया है। तो ये एंट्री नंबर 18 का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड नहीं बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, रेंटिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल विथ ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। बेटा क्या लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जो कौन कलेक्ट करता है, इन एडिशन टू लीज प्रीमियम फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, in addition to what, lease premium for long term lease of land constitute part of lease premium or upfront amount charged for long term lease of land and thus exempted, ठीक है। सिंपल है, हमने एंट्री नंबर 41 पढ़ी थी, आपको याद है, एंट्री नंबर 41 पढ़ी थी, उसमें जो भी अपफ्रंट अमाउंट होता है फॉर ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज एंड ऑल दैट डिटेल प्रोविजंस हमने पढ़े थे, वहां पे एग्जाम था, ठीक है। अब सवाल क्या आया, जो लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कलेक्ट किए जा रहे हैं इन एडिशन टू लीज प्रीमियम फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ लीज प्रीमियम और अपफ्रंट अमाउंट चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म लीज आर एलिजिबल फॉर द सेम टैक्स ट्रीटमेंट। सवाल ये आया कि भाई जो भी आप लोकेशन चार्जेस या यहाँ पे प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठीक है, लीज प्रीमियम से ज्यादा इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, तो क्या बात हुई वहां पे कि भाई इस केस में क्या उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ जी बिल्कुल वो उसको भी मिलेगा। रीजन क्या बताया, अलाउइंग चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ प्लॉट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ प्लॉट। क्या बोला कि भाई आपको चॉइस देना प्लॉट की इंटीग्रल पार्ट है, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लीज आप कोई प्लॉट का ले रहे हो तो आप देखोगे तो सही लोकेशन, एंड देयरफॉर लोकेशन चार्जेस इज नथिंग बट कंसिडरेशन चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ प्लॉट। तो जो कंसिडरेशन मिलेगा उसको और कुछ नहीं परंतु क्या बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ प्लॉट के लिए कंसिडरेशन है। बीइंग चार्ज अपफ्रंट अलोंग विद अपफ्रंट अमाउंट फॉर लीज द सेम इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो ये क्या किया गया, बीइंग चार्ज अपफ्रंट आपने इसको चार्ज किया गया विद अपफ्रंट अमाउंट, इसको एग्जाम बोलेंगे, इसे भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पेड अपफ्रंट, क्या बात हुई, लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जो आप अपफ्रंट पे करते हो, इट इज इन एडिशन टू द लीज प्रीमियम। क्या बात हुई, लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जो अपफ्रंट पे करते हो, इट इज इन एडिशन टू लीज प्रीमियम फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, इट कॉन्स्टिट्यूट part of upfront amount charged for long term lease of land and thus are eligible for the same tax treatment, thus are eligible for same tax treatment, thus eligible for exemption under entry number 41। और क्या है ये, वो eligible for exemption है under entry number 41, eligible for exemption है under entry number 41। I hope it is clear। Next, clarification regarding GST on payment of honorarium to the guest anchors, ठीक है। अब सर्कुलर बताता है क्या, होनेरियम पे कर रहे हैं हम किसको, गेस्ट एंकर्स को। तो टीवी में जो गेस्ट एंकर्स वगैरह आते हैं उनको यहाँ पे जो भी पे किया जा रहा है उस केस में बात है कि भाई जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है भाई, क्या टीवी चैनल्स इनवाइट गेस्ट एंकर्स टू पार्टिसिपेट इन देयर शो, टीवी चैनल्स बुलाते हैं, गेस्ट एंकर्स आते हैं, उनके शो में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको रेम्यूनरेशन पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑनरेरियम। इट इज क्लैरिफाइड दैट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज आर टैक्सेबल, हर गुड्स सर्विसेज टैक्सेबल होती है अनलेस व्हाट, एग्जेम्प्ट और डिक्लेयर्ड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो भाई बाकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल होती है, बस कब नहीं होती है सर्विस, जब भी हमने बोल दिया कि या तो एग्जेम्प्ट है या नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गेस्ट एंकर इन ल्यू ऑफ ऑनरेरियम अट्रैक्ट जीएसटी, ऑब्वियसली जीएसटी बिल्कुल लगेगा। हाउएवर गेस्ट एंकर्स जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख नहीं है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उस केस में उनको लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन की और उनको जीएसटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट पे, अगर उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी पे करना है, अगर नहीं तो फिर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, clarification regarding applicability of GST on services in form of ART, that is assisted reproductive technology और IVF जो होता है बेटा, उस पे क्या जीएसटी लगेगा क्या, सवाल ये आया कि इस पे जीएसटी लगेगा क्या। तो हमने पढ़ी थी, आपको याद है, हेल्थ केयर सर्विसेज क्या बात थी, पहले इशू क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा क्या एआरटी में या आईवीएफ में। सो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स, क्या बात हुई थी, एग्जेम्प्ट थी। एंट्री नंबर 74 में हमने पढ़ा था, एग्जेम्प्ट थी। डेफिनेशन क्या है हेल्थ केयर सर्विस की, इट मीन सर्विस बाय वे ऑफ डीटीसी, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है। ये क्या बात हुई थी हमारी कि हेल्थ केयर सर्विस में क्या आता है यहाँ पे, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर, डीटीसी फॉर डबल आईपैड, व्हाट फॉर
illness, injury, deformity, abnormality, pregnancy in any recognized system of medicines in India, and include service by way of transportation of patient to and from clinical establishment. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स भी आ जाता है इसमें, बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू restore or reconstruct autonomy or function of body affected due to congenital defects, development abnormalities, injury और trauma. ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ी थी हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सेक्टर पढ़ रहे थे तब हमने हेल्थ केयर सर्विसेज में पढ़ा था. Since the abnormality, disease, alignment of infertility is treated using art procedures such as IVF, it is clarified that such service by way of IVF are also covered under the definition of healthcare services. तो ये उन्होंने बोला कि भाई ये abnormality disease जो है ये क्या हो रही है, ये treat हो रही है art procedure से, जैसे कि IVF. तो क्या बोल दिया, IVF भी healthcare services की definition में आएगा, IVF भी healthcare service की definition में आएगा और exempt रहेगा. तो अब healthcare service में आपको अगर adjustment दे दिया IVF सर्विस से रिलेटेड तो क्या हो जाएगा बेटा, exempt हो जाएगा, exempt हो जाएगा, इतना ही याद रखना है. Clarification regarding applicability of GST on sale of land after leveling, laying down of drainage lines. This circular clarifies applicability of GST on sale of land after leveling, laying down of drainage and lines etc. आपको याद है शेड्यूल 3 पढ़ा था, शेड्यूल 3 में क्या बोला था, सेल ऑफ लैंड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. पढ़ेंगे एक बार. As per para 5 of schedule 3 of CGST Act, sale of land is neither supply of goods nor supply of service, therefore sale of land does not attract GST. ये हमारी ऑलरेडी बात हुई है, लैंड के सेल पे GST कभी नहीं लगता. Land may be sold either as it is or after some development such as leveling, laying down of drainage line, water lines, electricity lines. तो भाई या तो आप as it is भी लैंड बेच सकते हो या आप ये सारी बेसिक चीजें करके भी लैंड बेच सकते हो. It is clarified that sale of such developed land is also sale of land only and is covered by para 5 of schedule 3, accordingly does not attract GST. तो भाई आप भले उसको लेवल करके बेच रहे हो तो भी वो लैंड का सेल ही है और शेड्यूल 3 के हिसाब से उसको इस बेचने पे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस GST नहीं लगेगा. However, it may be noted that any service provided for development of land, क्या हो रहा है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो डेवलपमेंट ऑफ लैंड की, जैसे कि लेवलिंग की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या लेइंग ऑफ ड्रेनेज लाइन की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एज में बी रिसीव बाय डेवलपर शैल अट्रैक्ट GST एट एप्लीकेबल रेट फॉर सच सर्विसेज. तो अगर ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो ये सर्विस पे GST लगेगा बेटा, ये सर्विस पे GST लगेगा, सेल ऑफ लैंड पे नहीं लगेगा. आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपका काम क्या है यहाँ पे लेवलिंग करने का, लेइंग ऑफ ड्रेनेज लाइंस का, तो ये सर्विसेज पे तो GST लगेगा, सेल ऑफ लैंड पे नहीं लगेगा एज पर शेड्यूल 3. ठीक है, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग हायरिंग ऑफ व्हीकल बाय फर्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम वर्क. ठीक है, किसकी सर्विस, कौन सी सर्विस की बात हो रही है भाई, एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे घर से लाना छोड़ने की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम वर्क, उसके लिए आप व्हीकल हायर कर रहे हो, उसके लिए फर्म्स व्हीकल हायर कर रही है. तो क्या सवाल उठा, whether the engagement of non-AC contract carriage आप ले रहे हो by firm for transportation of their employee to and from work is exempt under entry 15 or not. एंट्री नंबर 15B में ये आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ नॉन एसी जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाली बात है उसके लिए. सो एंट्री 15B हमने पढ़ी थी, देखो क्या बोलती है, इट exempts ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर with or without accompanied belongings by non-AC contract carriage other than radio taxi for transport of passenger excluding tourism, conducted tour, chartered और हायर. तो ये एंट्री 15B हमने पढ़ी थी जिसमें नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो था एग्जेम्प्ट होता था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए. अब ये सवाल इशू क्लैरिफाई क्या किया गवर्नमेंट ने, द सेट एग्जेम्पशन वुड अप्लाई टू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वेयर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस ओवर प्री डिटरमाइंड रूट ऑन प्री डिटरमाइंड शेड्यूल. ये हमने पढ़ा था. ठीक है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में हमने क्या बात की थी भाई, प्री डिटरमाइंड रूट्स, प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स पे आपका तो व्हीकल यहाँ पे जा रहा है, उस केस में आपको ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस में एग्जेम्पशन था. द एग्जेम्पशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज हायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपने क्या किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को हायर कर लिया है, ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज एट द डिस्पोजल ऑफ सर्विस रिसिपिएंट डिसाइड करेगा, उसने रेंट पे ले लिया वो डिसाइड करेगा यहाँ पे टाइमिंग्स एंड ऑल दैट. एंड रिसिपिएंट इज दस फ्री टू डिसाइड द मैनर ऑफ यूसेज, क्या रूट रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे, रिसिपिएंट डिसाइड कर रहा है.
सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद द सर्विस प्रोवाइडर, जो भी उसका सर्विस प्रोवाइडर के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। सो 15B का एग्जेम्पशन यहाँ अप्लाई नहीं होता, 15B का एग्जेम्पशन यहाँ अप्लाई नहीं होता। सो आपने जो व्हीकल लिया बेटा आपने हायर पे लिया है और आप डिसाइड करने वाले हो, आप डिसाइड करने वाले हो क्या कि आप इसको किस तरीके से यूज करने वाले हो एंड ऑल दैट, आपके पास मैनर ऑफ यूसेज जो है वो आप डिसाइड करने वाले हो। तो इस केस में क्या बोल दिया कि ये 15B के एग्जेम्पशन में नहीं आती। नेक्स्ट, clarification regarding applicability of GST on tickets of private ferry used for passenger transportation. This circular clarifies the applicability of GST on private ferry tickets. आप फेरी वेरी में घूमने गए होगे, उस केस पे GST की क्या एप्लीकेबिलिटी आएगी, सवाल ये उठा। For instance, private ferry is used as a means of transport from one island to another in Andaman Nicobar Island, ठीक है। तो एक क्या कर रहे हो आप, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उस केस में जो प्राइवेट फेरी का टिकट आपने लिया उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं, सवाल ये था। एंट्री 17, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। ये एंट्री हमने ऑलरेडी पढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अदर देन फॉर टूरिज्म रहेगा और इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, क्या बात हुई थी, एग्जेम्प्ट हो गया अगर आप वेसल से जा रहे हो तो। इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जेम्पशन वुड अप्लाई टू टिकट्स परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर irrespective of whether the ferry is owned or operated by private sector enterprise or by PSU और गवर्नमेंट, ठीक है। अब वो फेरी किसी की भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की, किसी की भी हो सकती है, उससे एग्जेम्पशन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, उससे एग्जेम्पशन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, वो फेरी किसकी है। It is further clarified that expression public transport used in exemption notification only means that transport should be open to public. डाउट कहां से आया ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ड से, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, इट शुड बी ओपन टू पब्लिक, इट कैन बी प्राइवेटली और पब्लिकली ओन्ड, ऐसा कुछ नहीं कि प्राइवेटली ओन्ड या पब्लिकली ओन्ड से फर्क पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब इट शुड बी ओपन टू पब्लिक, इंटेंशन ये था गवर्नमेंट का। Only exclusion is on transportation which is predominantly for tourism, such a service which may combine with transportation, sightseeing, food, beverage, music, accommodation such as in cruise and etc. तो वो उसका एक्सक्लूजन है अगर टूरिज्म के लिए आप वेसल से जा रहे हो तो। अदरवाइज आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पैसेंजर का बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब इट शुड बी ओपन टू पब्लिक, अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म के लिए नहीं है, इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, अदरवाइज ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। प्राइवेटली ओन्ड है या पब्लिकली ओन्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है बाय वेसल, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। सो इस केस में भी मिल जाएगा एग्जेम्पशन, उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि प्राइवेटली ओन्ड है या पब्लिकली ओन्ड है, बट आपको देखना है वो टूरिज्म पर्पस के लिए है या नहीं, टूरिज्म के लिए है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बेटा हियर वी कंप्लीट, बहुत सारे छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस थे। So we'll stop our discussion over here for this chapter, beta. Thank you for now.